हेलो दोस्तों, स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं हेमंत और लेकर के हाजिर हूं आज का करंट अफेयर। इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा। और आई होप कि ये जो 15 क्वेश्चन इस करंट अफेयर में कवर किए जा रहे हैं, ये आपको नेक्स्ट एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, रोज़ डेली इसी तरीके की करंट अफेयर की नोटिफिकेशन पाने के लिए। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए वन्य जीव संरक्षण नियम लागू किए हैं जो नीलगाय को मारने की अनुमति देते हैं? ऑप्शन हैं पंजाब, हरियाणा, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा सरकार ने। व्याख्या देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने नए वन्यजीव संरक्षण नियम लागू किए हैं जो नीलगाय की नियंत्रित संख्या को अनुमति देते हैं। यह कदम किसानों की फसलों को नीलगाय द्वारा होने वाले नुकसान से बचाने के लिए उठाया गया है। सरकार वन्यजीव संरक्षण और कृषि आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाना चाहती है। देखिए, होता क्या है कि अभी कुछ टाइम से जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम था उसमें यह प्रावधान था कि किसी भी वन्यजीव को मारा नहीं जा सकता। ऐसे में नीलगाय या जो दूसरे भी वन्यजीव थे उनकी संख्या ज्यादा हो गई थी, खास करके नीलगाय, और ये किसान की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो ऐसे में हरियाणा सरकार ने ये नया वन्यजीव संरक्षण नियम लागू किया है जो नीलगाय को मारने की अनुमति देता है ताकि उनकी संख्या को नियंत्रित किया जा सके और किसानों की फसलों को भी नुकसान होने से बचाया जा सके। प्रश्न संख्या 2 लेते हैं कि हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने किस देश के लिए एक सशस्त्र सेना के गठन का आह्वान किया है? ऑप्शन हैं यूरोप ने, ब्राजील ने, अर्जेंटीना ने या फिर इंडोनेशिया ने। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए, यूरोप ने। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूरोप के लिए एक संयुक्त सशस्त्र सेना के गठन का सुझाव दिया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य यूरोप की सुरक्षा और रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना है, विशेष रूप से रूस के आक्रमण जैसी स्थिति से निपटने के लिए। यह पहल यूरोपीय देशों के बीच एक मजबूत और समन्वित सैन्य बल बनाने के लिए है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है? ऑप्शन हैं आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी बॉम्बे ने, आईआईटी हैदराबाद ने या फिर आईआईटी कानपुर ने। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर ने किसानों को अपनी उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है। यह तकनीकी सौर ऊर्जा का उपयोग करके फलों, सब्जियों और अनाजों को सुखाने में मदद करती है, जिससे फसल के बाद में होने वाले नुकसान को कम किया जा सके और किसानों की आय बढ़ाई जा सके। इसका मतलब ये है कि जैसे बहुत सी ऐसी फसलें होती हैं, जैसे धान हो गया, तो धान जब फसल कटाई की जाती है तो उसके बाद में अगर वो सूख नहीं पाता और किसान उसे कहीं पे बंद करके रख देता है, जैसे जो भी उसके कंटेनर होते हैं, तो वो सूखे ना होने की वजह से उसमें नमी आ जाती है और बाद में वो खराब हो जाता है। तो ऐसे में आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने ये तकनीकी, जो कि सौर निर्जलीकरण या इंग्लिश में इसे कहें तो सोलर डिहाइड्रेशन तकनीकी विकसित की है, जिसमें ये सौर ऊर्जा का उपयोग करके फलों, सब्जियों और अनाजों को सुखा देगा। यानी कि जो फल या सब्जी सुखाने लायक है तो उन्हें सुखा करके रख दिया जाएगा और बाद में जब उनकी जरूरत होगी तो उन्हें किसान बेचेगा। अभी क्या होता है कि कुछ ऐसी भी फसलें होती हैं, जैसे अ, पालक हो गया, तो जितने टाइम तक हरा रहता है उसका यूज होता है, उसके बाद में वो सूख गया, खत्म हो जाता है। लेकिन सौर तकनीकी में इसे सूखा करके बाद में फिर से इसे हरा तैयार किया जा सकता है। यानी कि पानी में जैसे डाल दिया तो फिर से पहले के जैसा तैयार या तरोताजा हो गया। तो ऐसे में क्या होगा कि जिन किसानों के पास में पालक ज्यादा होगी तो एक टाइम पे इस तकनीकी का यूज करके ढेर सारी पालक को ऐसे सुखा करके रख देंगे। बाद में जब पालक की फसल खेत में नहीं लगी होगी या मार्केट में नहीं आ रही होगी तो उस टाइम पे वो इस पालक को फिर से पहले के जैसा ताजा करके मार्केट में बेच सकते हैं। आई होप कि अब ये जो तकनीकी थी आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में आई अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए की रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्राकृतिक गैस की खपत वर्ष 2030 तक कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? ऑप्शंस हैं 40%,
50%, 60% या फिर 80%? सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 60%। आईईए की रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्राकृतिक गैस की खपत वर्ष 2030 तक 60% तक बढ़ने की संभावना है। यह वृद्धि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और औद्योगिक विकास की गति में सरकार के प्रयासों के कारण हो रही है। परिवहन, बिजली उत्पादन और घरेलू उपयोग में प्राकृतिक गैस के बढ़ते उपयोग से यह वृद्धि होगी। यानी कि ये ऑप्शन आप पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ पे ये प्राकृतिक गैस का यूज होगा। तो परिवहन में, बिजली उत्पादन में और घरेलू उत्पादन में, जैसे कि हम लोग नॉर्मल एलपीजी गैस घरेलू खाना बनाने में या दूसरे कार्य में यूज करते हैं, तो ये प्राकृतिक गैस है। तो इसी प्राकृतिक गैस का 2030 तक 60% बढ़ने का अनुमान है। प्रश्न संख्या 5वां कि हाल ही में काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार हमने वीडियो में 2-3 बार इसे कवर कर लिया और इसका मैं आंसर नहीं बताने वाला, इसे आपको कमेंट करके बताना है। हाँ, व्याख्या इसकी जरूर देख लेते हैं कि काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन वाराणसी में हुआ। यह आयोजन तमिलनाडु और काशी यानी वाराणसी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। इसमें चर्चा, सांस्कृतिक प्रदर्शन और प्रदर्शनी शामिल है जो दोनों क्षेत्रों की समृद्ध परंपराओं को प्रदर्शित करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट था व्याख्या, क्योंकि ये कौन से क्षेत्र के, जैसे ये आयोजन तमिलनाडु और काशी यानी कि वाराणसी, ऐसे बात करें तो तमिलनाडु और यूपी के बीच में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध को मजबूत बनाने की एक पहल है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस तारीख को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 11 फरवरी को, 12 फरवरी को, 13 फरवरी को या फिर 14 फरवरी को। तो विश्व रेडियो दिवस किस तारीख को मनाया गया? ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प है, यानी कि 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है ताकि संचार के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में रेडियो के महत्व को उजागर किया जा सके। इसे 2011 में यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था ताकि संकट के समय और दूर दराज के क्षेत्रों में सूचना पहुंचाने में रेडियो की भूमिका को स्वीकार किया जा सके। देखो क्या होता था ना कि कुछ टाइम पहले तक रेडियो का अपना एक अलग ही क्रेज था, लोग अपने घरों में रेडियो ट्रांजिस्टर्स रखते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ और लोगों के हाथ में मोबाइल फोन या दूसरे डिवाइसेज आते गए तो लोग रेडियो को भूलते गए। बट ये यूनेस्को के द्वारा एक जो पहल शुरू की गई है, इस पहल से रेडियो की इंपॉर्टेंस लोगों तक पहुंच सकेगी ताकि वो रेडियो को फिर से एक्सेप्ट कर सके, उसे पुराने अंदाज में स्वीकार कर सके, ताकि कभी भी जैसे कोई भी आपातकाल होता है, कोई भी संकट आता है, तो संकट के समय में, उस आपातकाल के समय में रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम सूचनाओं को भेज सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया या कोई ऐसी आपात स्थिति आ गई तो मोबाइल के टावर वगैरह भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, टेलीविजन सिग्नल्स भी मिलना बंद हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे हम रेडियो के जरिए ही सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। हालांकि वन वे होता है, लेकिन फिर भी सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह तक भेजी जा सकती हैं। इसीलिए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 7 है कि हाल ही में किसके द्वारा वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया गया? ऑप्शन है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड होम मिनिस्टर अमित शाह। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने भारत की आर्थिक वृद्धि, नवाचार, निवेश अवसरों पर जोर दिया। उन्होंने भारत की वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरती भूमिका को रेखांकित किया। प्रश्न संख्या 9 है कि हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? ऑप्शन से हैं मणिपुर में, झारखंड में, ओडिशा में या फिर असम में। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में। राजनीतिक अस्थिरता और कानून व्यवस्था की समस्याओं के कारण मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। इसका अर्थ है कि राज्य का प्रशासन केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहेगा जब तक कि स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है।
जैसा कि आपने देखा कि पिछले दिनों में वर्ष 2024 के आसपास में मणिपुर में बहुत ही बड़ी जिस तरीके से कहते हैं कि हाँ एक विद्रोह देखने को मिला, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राइम्स देखने को मिले। तो ऐसे में राजनीतिक अस्थिरता और इस कानूनी व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, उसे फिर से सुधारने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। अब राज्य में जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, नॉर्मल नहीं हो जाती, तब तक वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। तो ऐसा क्यों किया गया है? तो ये वही पिछले कुछ दिनों से जो मणिपुर में घटनाएं घटित हुई, उन घटनाओं को देखते हुए, हालांकि ये घटनाएं एक तरीके से देखा जाए तो सामाजिक दृष्टि से और कानूनी की दृष्टि से जघन्य अपराध रहे हैं, तो उन्हीं अपराधों को कम करने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा मेगा वैश्विक कार्यक्रम भारत टेक्स 2025 का आयोजन किया गया? तो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है ये बताना है। ये कल की वीडियो में कवर किया जा चुका है, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। वस्त्र मंत्रालय ने भारत टेक्स 2025 का आयोजन किया, जो भारत के वस्त्र उद्योग और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है। इस आयोजन में नवाचार, स्थिरता और व्यावसायिक सहयोग को प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, हाल ही में कहां आयुष्मान भारत वय वंदना योजना आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया? गुजरात में, नई दिल्ली में, चंडीगढ़ में या फिर पुदुचेरी में? कल के वीडियो में ये भी कवर है, बस इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना को पुदुचेरी में लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना है। क्या करना है कि वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ देना है। यानी कि ऐसे कि जब कोई भी व्यक्ति रिटायर्ड हो जाता है 60 या 62 साल की उम्र में, तो उसके बाद में उसकी फाइनेंशियल जो कंडीशन होती है वो कमजोर हो जाती है। तो वो फाइनेंशियल कंडीशन को भी यहाँ पे मजबूत किया जा सके, और साथ ही साथ में इस उम्र में जो बीमारियां होती हैं, बीमारियों से भी उनका इलाज किया जा सके। यह पेंशन योजना और चिकित्सा सहायता के माध्यम से बुजुर्गों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। निम्नलिखित में से किस तारीख को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 फरवरी को, 16 फरवरी को, 17 फरवरी को या फिर 18 फरवरी को। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, 17 फरवरी को। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 17 फरवरी को मनाया जाता है, ताकि सतत और लचीली पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा सके। यह पर्यटन क्षेत्र में संकट प्रबंधन और आर्थिक पुनर्प्राप्ति के महत्व को उजागर करता है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जुलाई में किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? रूस के जरिए, ब्राजील के जरिए या भारत के द्वारा, चीन के द्वारा? सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील के द्वारा। ब्राजील जुलाई 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेता आर्थिक सहयोग, व्यापार और वैश्विक स्थिरता पर चर्चा करेंगे। हाल ही में हिंद महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण ओमान में आयोजित किया गया? 6वां था, 7वां, 8वां या फिर 9वां? सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8वां। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ओमान में आयोजित हुआ, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार और समुद्री सहयोग पर चर्चा की गई। प्रश्न संख्या 14 है कि हाल ही में भारत और किस देश ने ट्रस्ट पहल की शुरुआत की है? ऑप्शंस में है सिंगापुर, अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका और भारत ने साइबर सुरक्षा, व्यापार और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ट्रस्ट पहल शुरू की है। और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में पंजाब सरकार ने तेजाब हमले से पीड़ितों को कितने हजार रुपए मासिक देने की घोषणा की है? ऑप्शन है 6,000, 8,000, 10,000 या फिर 12,000। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, 10,000। पंजाब सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को उनके चिकित्सा और पुनर्वास खर्चों में सहायता के लिए 10,000 रुपए प्रतिमाह देने का घोषणा किया है। अब आज का बोनस वो है
महत्वपूर्ण प्रदेशों में घास स्थल जो कि विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। एग्जाम में ये भी बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं और ज्योग्राफी से संबंधित हैं। जैसे सवाना घास का मैदान है, ये कहाँ पे पाया जाता है? पूर्वी अफ्रीका में, और ये उष्ण कटिबंधीय घास स्थल कहे जाते हैं। दूसरा है कंपोस या कंपोज, ये ब्राजील में पाया जाता है, लानोस है वेनेजुएला में। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के स्थल हैं पैम्पास है ये अर्जेंटीना का, प्रेरी है उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, वेल्ड है दक्षिणी अफ्रीका में, स्टेपी है मध्य एशिया का, डॉन है ऑस्ट्रेलिया का। ये प्रमुख घास के मैदान थे। आई होप कि आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेगुलर कंटेंट की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए।